सर्वप्रथम टंट्या भील के चरणों में नमन। यहाँ पे उपस्थित मंच, आज टंट्या भील का गाथा स्थापना हो रहा है, वो हमारी आस्था का विषय है। पर इस देश की जो जमीन है, आदिवासियों की जो जमीन है, वो गैर आदिवासियों ने हड़प ली है, वो वापस लेना टंट्या भील की आस्था का सवाल है। आप सब लोगों को मिलके जो जमीन जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल हमने गिने थे साहब 1000 गाँव को डिस्प्लेस करने का प्लान मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया। 1000 गाँव, अगर एक गाँव की पब्लिक हो 300, तो 3 करोड़ लोगों को मारने का सीधा से सीधा प्लान सरकार ने बनाया है। जमीन है तो आदिवासी का अस्तित्व है, जमीन है तो हम आदिवासी हैं, अन्यथा हमारे आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम कर्नलियों के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को प्लान ये करना है, टंट्या भील की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये जमीन हड़प रखी है वापस आप समाज को दिला दोगे। हमारी आस्था का विषय है कि उनकी मूर्ति लगाना, वो एक हमारी आस्था का सवाल है, पर उनकी आस्था है कि जमीन बचना चाहिए। तो हिस्टोरिकली यहाँ सब लोग बोल रहे थे कि ये संगठन, ये राजनीति, ये वो राजनीति, और आदिवासियों के बारे में सबने बताया। हम अब शुरुआत करते हैं कि आप 4 वर्डों को और 4 शब्दों की तुलना कीजिए। अगर आप हिंदी में एक शब्द बोलते हैं उसको बोलते हैं मानव, आपका इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन, आदमी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, इंसान उर्दू भाषा का शब्द है। तो बताओ आपकी भाषा में इंसान, आदमी और संस्कृत का जो मनुष्य है उसको क्या बोलते हैं? आपकी भाषा का विकास कहाँ है? आपकी भाषा में इंसान को क्या बोला जाता है? ये सवाल, इसका स्क्रिप्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका स्क्रिप्ट है नहीं, अगर कहेंगे आदमी कहें तो तुम तो फारसी वाले हो गए, अगर इंसान आप कहो तो आप उर्दू वाले हो गए, अगर आप ह्यूमन कहो तो इंग्लिश वाले हो गए, अगर आप मनुष्य कहो तो संस्कृत वाले हो गए। संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, अगर संस्कृत हमारी भाषा होती तो हमारे पुरखों को क्यों नहीं आती? अगर हिंदी हमारी भाषा होती तो हमारे पुरखों को क्यों नहीं आती? या आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए हमारी टंग को जो है इंग्लिश से दूर करा गया। हमारी जो माँ ने पढ़ने में हमको जो भाषा सिखाई थी वो हमारी मातृभाषा है। और जो साउथ में अगर आप जाओगे तो जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग अपनी माँ की भाषा सीखते हैं और सीधा इंग्लिश में प्रवेश कर जाते हैं। वो लोग कभी नहीं रुकते। हमारे लोगों को 1950 से ही प्लान बना के रोका गया। अब बात आती है संस्कृति की, तो संस्कृति बचाने का एक तरीका, आप लोगों को मैं 4 नाम बताने की कोशिश करूंगा। एक का नाम है सलीम, दूसरे का नाम है डेविड, तीसरे का नाम है प्रकाश, चौथे का नाम है गड़िया। सलीम है वो आप मुसलमान है, जान रहे हैं। जो डेविड है वो ईसाई है, प्रकाश है वो हिंदू है, गड़िया कौन है? इस विषय पे आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। कोर्ट कह रहा है कि भील आदिवासी और आदिवासी देश का मालिक है, पर समस्या यह है कि प्रकाश भील नहीं है ना, आइडेंटिटी आपने खो दी। ये हम कब से ये कह रहे हैं कि आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का ये जो होमवर्क को हिंदी में जो बोलते हैं होमवर्क है, गृह कार्य है, क्या आप जाकर के 100 नाम तैयार करिए जो आज से 2 पीढ़ी पहले हमारे लोगों का नाम था। रमतू नॉट बिलोंग टू द हिंदू, ब्राह्मणी निकल में ऐसा कोई नाम नहीं है जो रमतू उसमें होता है। आपका हकरी ऐसा कोई नाम हिंदुओं में नहीं है जो नाम अपने आदिवासियों में थे। तो आप लोगों को 100 नाम ऐसे तैयार करने हैं जिससे हमें नाम रहेगा आ रहा है, हकरी आ रही है, पता चल जाए देश का मालिक आदिवासी आ रहा है। आप लोगों को ये तैयारी करनी है। और बच्चा आपके किसी के कोख से पैदा हो, किसी के घर में पैदा हो, एक भी नाम जो है शरणार्थियों के मिलता जुलता एक भी नाम आप नहीं रखोगे, इसकी कसम खाइए, अन्यथा आदिवासी बोलने का हक तुम्हें भी नहीं है और हमें भी नहीं है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को समाप्त करने 1950 से चल रही है। हड़प्पा का जो था, इन लोगों ने शरणार्थियों ने जो ग्रेट ओलंपिक चाइना है, थाईलैंड से लोग आए और तब से उन्होंने ये चाले प्रारंभ कर दिए। आप लोग दिन भर खेत में काम करने को रह गए, वो लोगों ने एसी वाले कमरे में बैठ के आपको मूर्ख बनाने का प्लान बना लिया है। जैसे आपका
भी बंद कर दिया था। जो गया वो नहीं आया। हमारे रक्षक दादा गया सुधार आज तक वापस नहीं आए। हम लोगों को तो जड़ी और बूटी का विस्तारीकरण और उनका लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो जानवर से बनती है उसको आप जो है बूटी बोलते हैं और जड़ से बनी उसको जड़ी बोलते हैं। तो 100 जड़ी और बूटी का विस्तार करना पड़ेगा। आपका जो मुहावरा है, मुहावरे में आप कहें कि पल में है परलय वाला आएगा कब। आपके ये जो गीता विता है हमारे पुरखों ने कब से लिख दी है। हमारे पुरखों ने कहा है कि पल पल न होती वड़वड़ना साली के राजा जोगी बन गया, जोगी था भी राजा बन गया। ये जो तथाकथित कहावत है, ये कहावत हमारे सदियों तक अगर बच्चे जान ले तो हमारा समाज चल सकता है। ये गीता से बढ़कर शब्द है। हम लोगों ने सेव करके नहीं रखा, हम लोगों ने लिखित में नहीं रखा। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आपका बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल की, ये 2 तो होमवर्क का है, 3 100 मुहावरे जो हमारे बाप दादा बोलते थे। हमारे बाप दादा ने एक बार बहुत कठिन बात कही थी, जिसको मैं माफी चाहूंगा, बुरा ना मानना। कहा था कि लोली और बोली जिसने संभाल ली वो दुनिया जीत जा है। तो हमारे लोगों से न तो वो संभल रहे न वो संभल रहे। तो सबसे ज्यादा जेलों में अगर 376 में कोई पड़ा है तो वो हमारा समाज पड़ा है। जो है हमारे लोग दारू पी के गालियां देते हैं तो वो भी फंसे पड़े हैं। तो हमारे लोगों को तथाकथित पुरखों की बात बैठ करके आपको लेना पड़ेगी। पुरखों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, पुरखों ने ऐसी कहावतें बनाई थी जिससे समाज चल चले। तो 100 मुहावरे, 100 जड़ी बूटी, 100 वो नाम जो आपके लड़की और लड़के के जो है। फिर आपको देखते हैं कानून में 1874 में एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना है, उसमें कभी भी सरकार हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं करी। वही 311 में वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र 1935 में बोला ये वर्जित क्षेत्र क्या है, इधर कुत्तों का आना मना है। आंशिक वर्जित क्षेत्र क्या है, इधर इनका आना मना है। फिर वही तो एग्जिस्टिंग बना के वर्तमान संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची डाल दिया। 6वां जो है वो नंबर है, 6वां कोई कानून नहीं है। 5वां जो है वो नंबर है, 5वां कोई कानून नहीं है। वो वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र की परिभाषा दी गई। तो सीधा सीधा मतलब ये है, हमने ये पूछा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार हुआ कि नहीं, कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ कि नहीं, कलेक्टर का विस्तार हुआ कि नहीं। वो बोलते हैं हमको मालूम नहीं है। अगर तुमको मालूम नहीं है तो तुम कुर्सी लगा के यहाँ बैठे कहो। आप लोगों को ये सवाल करने पड़ेंगे। वही आप अगर आजाद भारत में जाते हैं, जब आप पावर ऑफ ट्रांसमिशन वाले भारत में जाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के समय हमारे पास 100% आदिवासी था और 100% जमीन थी। जब 1947 में आदिवासियों के पास 18% आदिवासी इस धरती पे रहा और 65% जमीन रही। जो आपका 82% आदिवासियों को इस धरती से गायब कर दिया गया, वो कैसे मरा, इस पे भी आपको लिखने की जरूरत है। इस पे आपको किताब लिखने की जरूरत है। 65% जमीन, 35% कहाँ गई। जैसे 1947 से आपका 1950 मात्र 3 साल 2 साल के अंदर 18 से सीधा 8% पे आदिवासी आ जाता है। सिर्फ आजादी और आपका संविधान लागू होने तक 10% आदिवासी को इस धरती से मार गिराया जाता है। तो आप बताओ कि तथाकथित इस किताब से हमारे लोग आजाद हुए हैं कि गुलाम हुए हैं। आप लोगों पे इस पे भी विचार मंथन करने की जरूरत है। दादा अभी कह रहे थे कि संविधान लागू होने से पहले हमारा आरक्षण, संरक्षण, पोषण, भरण कैसे करते थे। इस पे हम विचार करें तो हमारे समाज को वहां ले जा सकते हैं जहां अंबानी अन्नानी भी नहीं है। आप लोगों को अगर वर्तमान संविधान में अगर बात करें इस चीजों की एग्जिस्टिंग लॉ पर राष्ट्रपति भी प्रभावित नहीं है, तो अनुच्छेद 1 देखिए आप। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि भारत एक संघ है, यूनियन है। तो ये यूनियन टेरिटरी का मामला है। यूनियन अर्थात एक संघ है, संगठन है। यूनियन ने कहा है कि आप वोट दो, ठेके पे आपका जो दो, हम लोग आपको सेवाएं देंगे। आज तक कोई सेवा नहीं दी। आप लोग अगर आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। रूढ़ी अर्थात क्या, संविधान, जिसको विधि बोलते हैं। विधि अर्थात संविधान, रूढ़ी अर्थात ग्राम सभा। तो लोग आपका दादा भी बोल रहे हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तो हम जेब में रख रहे हैं, हमको विधायक और कार्यपालिका की क्या जरूरत है। यही जजमेंट वेदांता ने दिया कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये जजमेंट जो है अनुच्छेद 13 को ध्यान में रखते हुए दिया, क्योंकि अनुच्छेद का जो व्याख्या है वो बड़ा कठिन है। पर जज साहब ने तो बोला है
पर का 53(3) में क्या कहता है? क्या इस अनुच्छेद की कोई भी बात आपके विद्वान विधि को प्रभावित करने वाली या प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी तो राष्ट्रपति का एक और जजमेंट इसमें आया, ए मासिक भाषा स्टेट ऑफ झारखंड, क्योंकि ये कहते हैं संविधान की तुम गलत व्याख्या कर रहे हैं, पर जज साहब तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक बार राष्ट्रपति जी ऑर्डर कर देते हैं कि ये शेड्यूल एरिया, वो फिर वहाँ पे असंवैधानिक हो जाते हैं। यह हमने उस अनुच्छेद 52 की स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो आपका जजमेंट के थ्रू हमें पता चला। फिर आपका 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और न्यायालय को नियुक्ति जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। तो राष्ट्रपति जी खुद वैलिड है शेड्यूल एरिया में, तो आपने जज हमारे यहाँ लगा है तो वो कैसे वैलिड हुए? इसका जजमेंट आया पल्ला काशी विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कहते हैं कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश्ड टू द शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमको पनिश नहीं कर सकते हैं, तो आपने हम लोगों को जुडिशियल कस्टडी अर्थात जेल दी कैसे? ये सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं, एक किताब की आड़ में हमको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। वही आपका एक और जजमेंट आया, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कहता है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, मतलब सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हुआ। आईपीसी का मतलब होता है कि आपको जो है धारा लगा दी, पर जो सही है गलत नहीं वो उसका तो मामला जो सीआरपीसी में होता है, उसका निर्णय सीआरपीसी में होता है। पर रतन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का विस्तार नहीं हुआ, तो ये कैसे निर्णय कर रहे हो, कैसे दंड डिसाइड कर रहे हो? इसलिए हम लोगों को एक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। फिर आप अगर आगे जाएंगे संविधान के अंदर आगे जाएंगे तो बहुत सारे 243 का झाबुआ के अंदर आपका नगर पालिका का विस्तार अभी तक हुआ ना है, तो झाबुआ में ये चुनाव क्यों करा रहे हैं अभी तक नगर पंचायत का? आज तक इस बात पे किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो जिधर जिधर आपका जो शेड्यूल एरिया है, आपका स्टेट ऑर्डर 192 2003 का एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑर्डर निकाला, वो खुद अनवैलिड हो गए। वो ऑर्डर में झाबुआ टोटली अनुसूचित क्षेत्र है और उस क्षेत्र में नगर पंचायत का चुनाव होना असंवैधानिक है। हमने कभी इस पे सवाल क्यों नहीं किया? हम लोगों को विचारों से तो एक हो जाओ, हम लोगों को विचारों से एक हो जाओ। हमारी जो स्वार्थ है, अरे हमारा स्वार्थ तो है, हमारा अधिकार क्या है? वो तो स्वार्थ है, उस स्वार्थ को लेकर के एक हो जाओ। संगठनवाद, पार्टीवाद, फलानावाद, ढिमकावाद छोड़ दीजिए। जिस दिन क्रांति होगी उस दिन ये संगठन उसमें से 5-5 लोग टिक गए ना, तो हमारे समाज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपका जो नगर पालिका नगर पंचायत का विस्तार हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, 243 में लिखा है। आपका 244 दो तो स्पेशल बोलता है कि इस अनुसूचित बंदों में रहते हुए अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है, अर्थात पियून टू कलेक्टर आदिवासी होगा तो ही यहाँ पे विस्तार होगा। तो कैसे किया यहाँ पे? एक बार ऐसे ही भिड़त हुई, या भी जिला बदल करते फिर रहे हम लोगों को। जब हमने आमने सामने पूछा क्या बताइए आपका विस्तार हुआ नहीं है, गेजेट दीजिए, राजपत्र दीजिए, आज तक नहीं दिया। गोले बना बना के कागज को रखा पड़ा। तो आप लोगों को वो तो उलझाएंगे, मारेंगे भी, गोली भी चलाएंगे, पर इस प्रकार से तैयार हो जाओ, एक को मारे तो 1000 खड़े हो जाए, तो हमको मारने की हिम्मत किसी में ना हो। टंटिया भील का सपना तभी पूरा होगा, टंटिया भील का सपना तभी पूरा होगा कि एक टंटिया भील को मारा है 1000 खड़े हो जाएंगे, और एक विलेज खिलाड़ी को मारेंगे तो 1000 विलेज खिलाड़ी खड़े हो जाने चाहिए। ये सपना आप और हम में कर लीजिए, ये प्रण आप ले लीजिए। बिरसा मुंडा वो शख्स है जिसकी बकरे की तरह चमड़ी उधेड़ी गई, बकरे की तरह चमड़ी उधेड़ी गई। उसको बोला गया कि बोल तू देश का मालिक और आदिवासी नहीं है। उसने मर गया, पर कभी ये स्वीकारा नहीं कि मैं आदिवासी नहीं हूँ, देश का मालिक नहीं। आप सोच सकते हैं यही नैसर्गिक पावर है, तथाकथित नैसर्गिक पावर और अवचेतन जिसको बोलते हैं वो यही है कि आपका जो छुरा चल रहा है शरीर पे दर्द ना हो रहा है, समाज का दर्द उसके माइंड में अभी भी हावी था, तो ये आपको दर्द पहचानना है। फिर आपका जो 371-72 है, वो कहते हैं कि 395 ने जितने अनुच्छेद खत्म किए हैं वो सारे के सारे लागू है। कोई भी आपका कानून इस धरती से खत्म ना हुआ है, सारे एग्जिस्टिंग लॉ बना करके यहाँ लागू कर रखे। पहली बात कि यहाँ की समस्या यह है कि इस समस्या पे आपको यहाँ के एरिया में कितने % आदिवासी है? 50% आदिवासी है। तो हमने आज तक ये मांग क्यों नहीं उठाई कि भाई 50% आदिवासी यहाँ रहता है तो राष्ट्रपति जी को, अभी तो आदिवासी है राष्ट्रपति जी, शेड्यूल एरिया
नोटिफाई करिए। राजस्थान में अभी 4-5 साल पहले किए थे, तो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी तो होने की बात करती है, कमल कांग्रेस या जो भी पार्टी करती है, तो अगर वो आदिवासी जैसी है तो शेड्यूल एरिया घोषित करो। क्योंकि रतलाम में पिपलोदा पहले रतलाम में होता था, उसको बाहर कर दिया, अभी शेड्यूल एरिया नहीं है, उनको पैसा एक से वंचित कर दिया। आपका रतलाम ग्रामीण में 1800 हेक्टेयर जमीन ले रहे, उसको पैसा एक से बाहर कर दिया और बोल दिया शेड्यूल एरिया नहीं है। वैदिक सिंह लोगों का मामला है, पर आप लोग इतना सक्षम नहीं है क्या? हम लोग इतना ताकतवर नहीं है कि हम सरकार को बोल करके ये कहते हैं कि शेड्यूल एरिया घोषित करवा दो, नोटिफाई एरिया करवा दो, ताकि हम लोग बच सके। अन्यथा मारने का प्लान तो इन्होंने कब से कर लिया है। दादा ने एक बात कही थी कि सत्ता, संविधान और पूंजी से हमको बहुत बड़ा तरीके से निपटाया। और एक और चीज कि नेता, अधिकारी और स्टूडेंट के डर की वजह से हमारा समाज आज सड़कों पे नहीं आ पा रहा है, और हमारा समाज जो है जल जंगल की लड़ाई लड़ने पड़ रहा है। आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन तो आपके क्षेत्र को पब्लिक पावर लगाने, जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर लगाने के लिए 10 साल का आरक्षण देकर के गुलाम बनाया है। अभी आपका 25 जनवरी 2020 को रातों रात बढ़ा करके इन लोगों ने फिर से 10 साल के लिए आप पे कब्जा कर लिया है। अगर 10 साल का राजनीति आरक्षण जिस दिन खत्म होता है तो इनको यहाँ से बिल्डिंगें भी तोड़ के जाना पड़ेगा। ये वकीलों ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी कहा। आप लोगों पे, आप लोग इस पे विचार करें, मंथन करें, और हर बात। और एक और बात, जो आपका मान, सम्मान और मंच के लिए कभी एक दूसरे से अलग मत होइए। अगर किसी दिन अगर किसी की कोई रह गया हो तो मेरे संभारी का समय किसी और को दे देना, पर मान, सम्मान और मंच की लड़ाई के पीछे समाज को कभी मत भी करना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिन प्रदेश, जय गोंडवाना। एक और बात कि रतलाम में जो 1800 हेक्टेयर जमीन जा रही है और 1000 गांव पूरे मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, तो 3 करोड़ लोग मरेंगे। तो 3 करोड़ लोग अगर भोपाल की धरती और दिल्ली की धरती पे चले गए तो हमारे चलने की आहट से भोपाल की बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा आपको करना है, और आप हमारा सहयोग करोगे नहीं करोगे? जमीन के लिए लड़ोगे? जमीन हमारी माई है, और माई का सौदा हम नहीं करते, वो हम आदिवासी है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने जो कहा दिनेश भाई।